देखो, तो यहाँ पे हम बच्चों पढ़ रहे हैं जो आपका पी ब्लॉक के जो तत्व हैं उसमें से वर्ग 15 के ये तत्व हैं, और वर्ग जो 15 के तत्व हैं इन तत्वों के हाइड्राइड के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। हाइड्राइड में क्या होता है आप जानते हो कि जब ये तत्व होता है हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके जो यौगिक बना लेते हैं उन्हीं यौगिक को क्या कहते हैं, हाइड्राइड। जैसे यहाँ नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके अमोनिया बना लेता है। फास्फोरस है, हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके फास्फीन बना लेता है। बाकी ये देखो आर्सेनिक, ये भी हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके बना लेता है। और ये एंटीमनी, बिस्मिथ, ये सब हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके ये तत्व यौगिक बना लेते हैं। ठीक है, इतना तो हम जान चुके। अब हमें ये देखना है कि हाइड्राइडों के कुछ गुण होते हैं। उन गुणों में हमने कौन कौन से पढ़ लिया था पिछले उसमें, ये पढ़ लिया है तापीय स्थायित्व के बारे में, इसके अलावा अपचायक क्षमता के बारे में भी पढ़ लिया है, और क्षारीय गुण के बारे में भी पढ़ लिया है। अब हमें यहाँ से 3 जो गुण बचे हैं इनको पढ़ना है। एक हाइड्रोजन बंध पढ़ना है, एक क्वथनांक और गलनांक पढ़ना है। तो हाइड्रोजन बंध क्या होता है पहले इसको समझेंगे, और फिर इसमें देखेंगे कि इनमें से कौन से तत्व जो हैं, कौन से जो हाइड्राइड हैं वो हाइड्रोजन बंध बनाते हैं और कौन से नहीं बनाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बंध क्या होता है। ठीक, तो देखो जैसे कि एक तत्व होता है बच्चों, आप लोगों ने सुना होगा HF, एक होता है H2O। ठीक, यहाँ पे HF की बात करेंगे, इसको कहते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो देखो हाइड्रोजन बंध बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो क्या क्या है। सबसे पहली ज़रूरत है कि हाइड्रोजन बंध केवल और केवल तभी बनेगा जब किसी अणु के पास हाइड्रोजन होगा। क्या होगा, हाइड्रोजन, नाम है उसका हाइड्रोजन बंध। तो हाइड्रोजन बंध ऐसा बंध है जिसमें इसको बनाने के लिए ये जो अणु है HF का अणु या यौगिक है इसमें हाइड्रोजन होना चाहिए। तो बिल्कुल इसके पास हाइड्रोजन है। दूसरा क्या है कि इसमें जो तत्व मौजूद है उन तत्व की जो विद्युत ऋणात्मकता हो वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। विद्युत ऋणात्मकता जो हो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। और विद्युत ऋणात्मकता हम आपको बता चुके हैं, सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता जो होती है उसके लिए हमने आपको एक सूत्र भी बताया था, FON C फोन्सल C BRI वगैरह ऐसे बताया था कि नहीं। सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है, फ्लोरीन की, उससे कम ऑक्सीजन की, उससे कम नाइट्रोजन की, उससे कम क्लोरीन की, फिर कार्बन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की वगैरह की होती है। ठीक, सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, फ्लोरीन। और ये भी विद्युत ऋणात्मक तत्व है, नाइट्रोजन। विद्युत ऋणात्मक क्या होते हैं, जो बेईमान होते हैं, बताया था कि नहीं, आपको याद होगा। जो बेईमान होते हैं, बेईमानी कर लेते हैं, जब पेयर होता है इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसको अब जब बनाएंगे, देखो समझना यहाँ पे बच्चों, हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है जब इसको बनाते हैं तो आपको मालूम है कि ये है हाइड्रोजन और ये है फ्लोरीन। ठीक है, अब फ्लोरीन जो होता है इसकी बारीक कक्षा में कितने होते हैं, 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7। तो 1 2 3 4 5 6 और एक ये अपने रख दिया इसमें। और बाकी हाइड्रोजन का कितना होता है बारीक कक्षा में, 1। अब ये दोनों क्या करेंगे, साझा करेंगे। क्या करेंगे, साझा करके ऐसे बना लेंगे बंध। ये साझा करेगा और इसके साथ बंध बना लेगा और सिंगल बंध बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, सिंगल बंध, यानी H और F इनके बीच एक बंध बन जाएगा जिसे हम सहसंयोजी बंध कहते हैं। इस बंध की शर्त ये होती है कि ये भैया हाइड्रोजन कहता है कि हमने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तुमने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है, इसी कारण ये बंध बना है। तो इसलिए ये साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं बीच में आने चाहिए। कहाँ आने चाहिए भाई, बीच में आना चाहिए, यहाँ पे आने चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे जो बेईमान निकलता है वो फ्लोरीन बहुत बेईमान है। ये क्या करेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है। क्या करता है, दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है। तो इसी बात को हम क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता। क्या कहते हैं बच्चों, ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपने पास खींच लेगा, ऐसे देखो इधर, ऐसे खींच लेगा। तो जब ये खींच लेगा तो इसी बात को हम कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। तो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है, फ्लोरीन की। तो जब ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा तो इस पर कुछ आएगा आवेश। तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर कौन सा आवेश आता है, ऋण आवेश। तो इस फ्लोरीन पर आंशिक ऋण आवेश आ जाता है। कैसा आ जाता है, आंशिक ऋण आवेश। जबकि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया कि भैया ले जाओ, तो इस पे आंशिक धन आवेश आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आंशिक धन आवेश। इस पे आंशिक ऋण आवेश और इस पे आंशिक धन आवेश। अब देखो जो HF होगा जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब HF मान लो किसी पात्र में रखा है, तो ऐसा तो है नहीं कि HF का एक ही अणु होगा, उसमें बहुत सारे अणु होंगे कि नहीं। तो अगर हम देखेंगे, देखो इधर बच्चों, मान लेते हैं ये पात्र है, और इस पात्र में देखो इधर, इस पात्र में HF के बहुत सारे अणु हैं। HF इस तरीके से बहुत सारे अणु हैं। बच्चों समझ पा रहे हो कि नहीं, ऐसे बहुत सारे अणु जो है इस पात्र में रखे हुए हैं। अब हमको ये मालूम है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इस पे आंशिक धन आवेश है और फ्लोरीन पे आंशिक ऋण आवेश। इस पे भी आंशिक धन आवेश और इस पे भी आंशिक ऋण आवेश। इस पे आंशिक धन आवेश,
इस पे आंशिक ऋणावेश। अब देखो होगा क्या बच्चों, इस पे भी मान लेते हैं, इस पे भी तो होगा आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश। तो अब यहाँ पे देखो क्या होगा, जैसे ही आप देखोगे कि इन पे आंशिक धन, इस पे ऋण, आंशिक धन और ऋण, धन और ऋण, धन और ऋण, तो हो गया क्या, ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पे कौन सा है आवेश, धन। हाइड्रोजन पे कौन सा आवेश है, धन। ये दूसरा अणु, ये एक अणु है, ये अणु अपने पास के दूसरे अणु के जो हाइड्रोजन है उस पर एक बंध बना लेगा। देखो समझना बच्चों, कैसे बना लेगा, इसको ध्यान समझना। ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन, इस पे कौन सा आवेश है, ऋण आवेश। तो ये ऋण आवेश अपने पास के अणु का जो धन आवेश है इसको खींचेगा और इनके बीच एक बंध बन जाएगा। नहीं समझ पा रहे हो। और यहाँ पे देखो इनके बीच एक जो बंध बन गया है, इसी बंध को कहते हैं हाइड्रोजन बंध। क्या कहते हैं बच्चों, हाइड्रोजन बंध। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, फिर से समझाते हैं हम इसको आपको, ठीक है। ये देखो ये आपका HF है और एक EHF ले लिया हमने, एक EHF ले लिया, एक EHF ले लिया, ठीक। सभी पे देखो धन आवेश जो आप दिखाई दे रहा है ना बच्चों, कि जो हाइड्रोजन दिख रहा है इस पे धन आवेश है, फ्लोरीन पर ऋण आवेश है, इस पे धन है, इस पे ऋण आवेश, इस पे धन है, इस पे ऋण है, इस पे धन, इस पे ऋण, ठीक। धन ऋण धन ऋण धन ऋण, इस तरीके से कुछ होता है कि नहीं। तो अब देखो यहाँ से ध्यान से कि फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन ये क्या करेगा, इस पे ऋण आवेश है, ये अपने पास के दूसरा जो अणु है उसके धन आवेश को खींचेगा, खींचेगा कि नहीं। तो और ये वाला क्या करेगा, देखो ये वाला, ये हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है ना, ये हाइड्रोजन, ये इसके अपने पास के दूसरे F को खींचेगा, दूसरे F को खींचेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं, नहीं समझ पा रहे हो, ठीक। ये देखो F है, F अपने पास के H को खींचेगा, तो इनके बीच जो बंध बन रहा है यही बंध क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बंध। क्या कहलाता है बच्चों, हाइड्रोजन बंध। तो आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन बंध जो होता है वो कहाँ बनता है, तो आप बताओगे ये हाइड्रोजन बंध जो होता है किसी यौगिक के जो अणु होते हैं उनके बीच लगने वाला बंध है। हाइड्रोजन बंध क्या है, यौगिक के अणुओं के बीच लगने वाला बंध है। अणु क्या होते हैं, तो देखो जैसे ये हाइड्रोजन है, ये H है, H ये परमाणु है, ये हाइड्रोजन का क्या है, परमाणु। और जब यही बना लेता है H2 तो ये अणु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अणु। तो हाइड्रोजन बंध क्या होता है, किसी यौगिक के अणुओं के बीच जो बंध लग रहा है, इनके बीच बंध लग रहा है, उसे क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध बनाने की शर्तें क्या है, क्या शर्तें हैं, पहला तो उसका आकार बहुत छोटा हो, दूसरा उसमें एक बहुत उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व हो। तो इसके पास तो उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व ये है ना कि नहीं, फ्लोरीन है कि नहीं, तो इसलिए ये हाइड्रोजन बंध बना लेता है। जल भी तुम्हारा एक हाइड्रोजन बंध बनाता है योग, ठीक। इसके अलावा अब हम इसमें देखेंगे क्या इसमें कौन बनाएगा हाइड्रोजन बंध, इनमें से। तो इनकी अगर हम बात करेंगे तो इनमें केवल और केवल NH3 अमोनिया बनाता है। कैसे, इसको देखते हैं। ये समझ में आ गया कि नहीं, इसको नोट कर लो पहले। देखो जब अब हम बच्चों देखेंगे इधर कि हाइड्रोजन बंध हमने समझ लिया है। हाइड्रोजन बंध बनाने के लिए किस किस चीज़ की जरूरत होती है, एक तो हाइड्रोजन चाहिए हमें, दूसरा चाहिए एक ऐसा जो परमाणु हो वो बहुत छोटा हो। कैसा होना चाहिए, बहुत, उसका आकार बहुत छोटा हो। तीसरी बात उसमें एक और होनी चाहिए कि जो तत्व हैं उस तत्व का विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि HF में F की विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज़्यादा होती है। तो अब इनमें देखेंगे जो ये हाइड्राइड हैं आपके, जैसे अमोनिया हो गया, फास्फीन हो गया, इनमें से कौन हाइड्रोजन बंध बनाएगा, समझ रहे हो कि नहीं। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे अमोनिया की, NH3 की। तो NH3 की अगर बात करोगे तो देखो सबसे पहले शर्त हाइड्रोजन है कि नहीं, इसमें बिल्कुल है, हाइड्रोजन है तो मतलब हाइड्रोजन बंध बन सकता है। दूसरी शर्त क्या होनी चाहिए कि इसका आकार बहुत छोटा होना चाहिए। तो ऊपर से जब नीचे की ओर आप जाते हो तो आप जानते हो कि सबसे छोटा आकार तो इसी का होता है कि नहीं, हद से ज़्यादा आकार इसका छोटा होता है, जानते हो कि नहीं, बताया था हमने उस दिन। इसके बाद नीचे जैसे चलते जाते हो इनका आकार, सबका आकार बढ़ता चला जाता है ना। तो सबसे छोटा भी आकार इसका, ये भी हमारी शर्त फिक्स हो गई। और तीसरी जो प्रमुख बात है वो ये कि एक विद्युत ऋणात्मक तत्व भी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, विद्युत ऋणात्मक तत्व। तो सबसे विद्युत ऋणी तत्व कौन सा है, F। कौन सा है, F। उसके बाद कम कौन है, ऑक्सीजन। उसके बाद नाइट्रोजन भी विद्युत ऋणी तत्व है, ये भी तो है भाई, तो ये भी उच्च विद्युत ऋणी तत्व है। तो बिल्कुल यहाँ पे नाइट्रोजन इसके पास है, तो मतलब ये हाइड्रोजन बंध बना सकता है। समझ पाए। अब देखो ये हाइड्रोजन बंध बनाता कैसे, समझो बच्चों। हम बात करेंगे जैसे ये अमोनिया है, अमोनिया जैसे मान लो ये जहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ मान लें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के बहुत सारे अणु घूम रहे होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बहुत सारे अणु घूम रहे होंगे। ऐसे किसी पात्र में अगर हम अमोनिया को रखेंगे तो उस अमोनिया में बहुत सारे NH3 के अणु घूम रहे होंगे, छोटे छोटे। वो अणु जो होंगे ऐसे होंगे साइज के, बहुत बारीक, ऐसा नहीं कि NH3 बन के घूम रहा होगा उसमें, समझ रहे हो, ये तो पढ़ाने के लिए आपको बताया गया है। तो ऐसे बहुत सारे अणु होंगे NH3 के। देखो इधर समझो बच्चों, NH3 के ऐसे बहुत सारे अणु घूम रहे होंगे, क्लियर। अब यहाँ पे कह दो भाई इसमें अब हाइड्रोजन बंध बनेगा कैसे,
क्योंकि हाइड्रोजन बंध बनने के लिए धन आवेश और ऋण आवेश की जरूरत पड़ेगी, तभी तो बनेगा। भाई इस नाइट्रोजन इसके हाइड्रोजन को तभी खींचेगा जब इसके ऊपर धन आवेश हो और इसके ऊपर ऋण आवेश हो, तभी तो खींचेगा, तभी तो अट्रैक्शन करेगा। हाइड्रोजन फ्लोराइड में ऐसा था, आंशिक धन आवेश और ऋण आवेश। क्या इसमें भी होता है? तो इसकी संरचना हमें पहले पढ़ना पड़ेगी। क्या पढ़नी पड़ेगी बच्चों? संरचना। तो देखो कैसे बनाते हैं इसकी अमोनियक संरचना। तो ये है आपका N नाइट्रोजन। आपको मालूम है नाइट्रोजन जो होता है इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। तो बाहरी कक्षा में कितने होंगे? 2,5। तो बाहरी कक्षा में कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। नाइट्रोजन हमेशा इस जुगाड़ में रहता है कि भैया हमको 3 मिल जाए। क्यों रहता है 3? क्योंकि बाहरी कक्षा में 8 पूरे करना चाहता है। 8 पूरे हो जाएंगे तो स्थायी हो जाएगा। तो इसकी बाहरी कक्षा में कितने होते हैं बच्चों? 5। तो 1 2 3 4 5 5 हो गए। इसकी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि नाइट्रोजन के हैं। अब देखो ये क्या चाहता है? ये चाहता है कि हमारी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं बच्चों? 8। तो यानी इसको 3 चाहिए। क्या चाहिए? 3। अब 3 हाइड्रोजन कहीं से आ गए। एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, ठीक, थोड़ा इधर नीचे रख लेते हैं। एक हाइड्रोजन ये है और एक हाइड्रोजन ये है। 3 हाइड्रोजन आ गए। ठीक, समझ रहे हो? ध्यान से बच्चों। अब हाइड्रोजन जो होता है इनके पास बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। इसके पास कितने होता है? 1। इसके पास भी 1 होता है और इसके पास भी होता है। अब हाइड्रोजन क्या चाहता है कि इसकी बाहरी कक्षा में 1 है तो हाइड्रोजन इस जुगाड़ में रहता है कि इसके पास 2 हो जाए। तो जब ये इससे मांगेगा, ये 20 से मांगेगा, ये 20 से मांगेगा, तो ये आपस में दे तो नहीं पाएंगे। लेकिन ये क्या करेंगे? कहते हैं भाई हम लोग साझा कर लेते हैं। साझा का मतलब जानते हो ना? सहयोजी बंध। क्या करेंगे? ये सहयोजी बंध बना लेंगे। साझा करने में क्या होगा? ये इस तरीके से आपस में साझेदारी कर लेंगे। ये इसके साथ साझेदारी कर लेगा, ये इसके साथ साझेदारी कर लेगा, और साझेदारी करने में इनके बीच एक एक बंध बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? बंध। देखो कैसे बनेगा। ये नाइट्रोजन है, इधर देखोगे ये हाइड्रोजन है, ये था पहला, ये हाइड्रोजन है दूसरा, और ये हाइड्रोजन है तीसरा। ठीक, 3 हाइड्रोजन। अब देखो इन तीनों, देखो इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी, इसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन साझे कर रहा है। देखो इधर, ये देख रहे हो ना? एक नीला वाला उसका है, लाल वाला इसका है, नीला वाला इसका, तो इनके बीच ये 3 बंध बन गए। और जब बनेंगे तो साझे में ये शर्त होती है, जब ये दोनों साझा करते हैं तो शर्त ये होती है कि भाई दोनों लोगों का जो ये साझे वाला इलेक्ट्रॉन युग्म है ये बीच में आएगा। कहाँ आएगा? बीच में आएगा। मतलब ना तुम्हारा ना मेरा है और तुम्हारा भी मेरा भी, ऐसी कंडीशन होती है। तो मतलब साझे के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ रहने चाहिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रहने चाहिए, बीचों बीच में रहने चाहिए कि नहीं? लेकिन होता क्या है? और देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये नाइट्रोजन के पास ऊपर तो पहले से थे। समझ पा रहे हो कि नहीं? ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से थे। तो अब ये नाइट्रोजन पहले जब बंध बनाता है हाइड्रोजन के साथ, तब कहता है हाँ बिल्कुल सही भैया, हम बिल्कुल साझे वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो बीच में रखेंगे, तुम्हारा भी हमारा भी। लेकिन नाइट्रोजन कैसा है? इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है, अर्थात ये होता है बेईमान। अब ये क्या करेगा? जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है ये अपने ओर खींच लेगा, अपने पास खींच लेगा। क्या करेगा? अपने पास खींचेगा। तो जब ये अपने पास खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ना रह करके, समझना ध्यान से, ये सब कहाँ चले जाएंगे? नाइट्रोजन के पास। किसके पास चले जाएंगे? नाइट्रोजन के पास। सारे इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास चले जाएंगे, साझे वाले। और जब किसी के पास इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो हो जाता है ऋणावेश। उसके पास कौन आवेश आ जाता है? ऋणावेश। कौन सा आवेश आ जाता है? ऋणावेश। तो जब इसने देखो इसका वाला 1 इलेक्ट्रॉन खींचा तो 1 ऋणावेश आएगा। कितना आएगा? 1। फिर इसका वाला खींचेगा तो 2 ऋणावेश आएगा, इसका वाला खींचेगा तो 3 ऋणावेश आएगा। लेकिन पूरी तरह तो नहीं खींचा है भाई, बिल्कुल ऐसा नहीं कि ले लिया है पूरा, थोड़ा बहुत अभी इसमें है। तो इसीलिए जो ऋण आवेश आएगा वो आंशिक वाला आएगा। कैसा वाला आएगा? आंशिक वाला। और जबकि इसके पास से जब इलेक्ट्रॉन किसी के पास से जाता है तो उस पर धन आवेश आता है। कौन सा आता है? धन आवेश। तो इस पर भी धन आवेश आएगा, इस पर भी धन आवेश आएगा, इस पर भी धन आवेश आएगा। लेकिन पूरी तरीके से दिया है क्या? पूरी तरीके से नहीं दिया है, बेईमानी करके जबरदस्ती ले गया है वो। तो इस पर धन आवेश आएगा, आंशिक वाला। कौन वाला आएगा? आंशिक वाला। समझ पा रहे हो कि नहीं? इतनी बात समझ पाए? तो देख लिया आपने कि नाइट्रोजन पर ऋण आवेश आ गया, लेकिन कितना? 3। कितना आ गया है? 3 आंशिक ऋण आवेश आया। कितना आया बच्चों? 3। ठीक। और जबकि हाइड्रोजन पर धन 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 आवेश आ चुके हैं। क्लियर? तो अब तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। और बाकी आप ये देखोगे कि ये जो ऊपर एकाकी युग्म है ये वाला, ये इस तरीके से बन जाता है। इसकी संरचना त्रिकोणीय समतली होती है, मतलब 3 पाए वाली, 3 पाए, एक पाए इधर, एक पाए इधर, एक पाए इधर, 3 पाए वाली। समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे आप देखोगे ना, अमोनिया की जब संरचना आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाती है तो इस तरीके से 3 पाए वाली होती है, 3 पाए वाला। एक हाइड्रोजन इधर लटका होता है, एक इधर, एक इधर। समझ पा रहे हो ना? अब बीच में ऊपर नाइट्रोजन होता है। क्लियर? ठीक। तो ये 3 पाए हैं इसके, 1 2 3। क्लियर? आया समझ में? हाँ बिल्कुल इसी तरीके से। समझ पा रहे हो कि नहीं?
देखो इधर, तो अब हम ये जान चुके हैं कि यहाँ से इनकी संरचना में कि नाइट्रोजन पर ऋण आवेश रहता है और हाइड्रोजनों पे धन आवेश रहता है। तो अगर आप संयुक्त रूप से देखोगे इसमें, तो जो ये नाइट्रोजन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर कौन सा आवेश है? ऋण आंशिक वाला। इस पर कौन सा? धन आंशिक वाला। इस पर भी ऋण, इस पर धन। सभी पे जितने रहते हैं सभी पे नाइट्रोजन पे ऋण और हाइड्रोजन पे धन, नाइट्रोजन पे ऋण, हाइड्रोजन पे धन, इस तरीके से आवेश रहेगा। अब देखो ऐसे बहुत सारे अणु हैं भाई, जहाँ अमोनिया भरी होगी गैस, ऐसे बहुत सारे अणु होंगे। तो जब बहुत सारे अणु होंगे तो देखो ये यहाँ पे आप देख रहे हो, ये हाइड्रोजन पे धन आवेश है। ये क्या करेगा? देखेगा अपने सामने वाला जो अणु है उसके नाइट्रोजन पे ऋण आवेश है। तो आप तो इतना जानते ही हो कि धन आवेश ऋण आवेश को अपनी ओर खींचता है। तो तुरंत ये वाला हाइड्रोजन ये अमोनिया का ऋण आवेश को अपनी ओर खींचना शुरू करेगा। और जो ये बंध बना है, इसी बंध को कहेंगे हाइड्रोजन बंध। और यहाँ पे देखो, फिर ये देखो, ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, और आगे बना लेते हैं। ये वाला नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है, ये नाइट्रोजन इसके H को खींचेगा, ये नाइट्रोजन इसके H को खींचेगा, ये नाइट्रोजन इसके H को खींचेगा। तो इस प्रकार ये जो बंध बन रहे हैं बच्चों, इन्हीं बंध को हम कहते हैं H बंध। क्या कहते हैं? H बंध, यानी हाइड्रोजन बंध। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बंध। तो हाइड्रोजन बंध आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और ये बंध जो होता है किसके किसके बीच लगता है? अणुओं के बीच लगता है। किसके किसके बीच लगता है? अणुओं के बीच। जबकि ये जो बंध है, ये उपसहसंयोजी बंध है, ये अणु के अंदर परमाणुओं के बीच लगता है। समझ पा रहे हो कि नहीं? और ये कहाँ पर लगता है? अणुओं के बीच। तो यहाँ जो हाइड्रोजन बंध होता है ये बड़ा मजबूत होता है। कैसा होता है? ये बहुत मजबूत होता है। समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा, अब यहाँ तक आप ये समझ चुके हो। अब हम यहाँ देखेंगे क्या फास्फीन और बाकी के जितने हाइड्राइड हैं ये भी हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। तो ये कोई भी हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है, क्योंकि इनमें से कोई भी तत्व, देखो फास्फोरस, आर्सेनिक, Sb, बिस्मिथ, ये कौनों भी विद्युत ऋणी तत्व नहीं है। इसलिए विद्युत ऋणी तत्व नहीं तो हाइड्रोजन बंध ये नहीं बना सकता है। केवल और केवल अमोनिया हाइड्रोजन बंध बना सकता है। ये बात हमने यहाँ पे आप पढ़ देते हैं, इसको दिखा दिया हमने, लिखा हाइड्रोजन बंध। किसी तत्व के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध बनाने के लिए निम्न गुणों का होना अति आवश्यक है। पहला क्या? अति सूक्ष्म आकार, यानी जो आप तत्व ले रहे हो उसका आकार बहुत छोटा हो। तो आप जानते हो अमोनिया का आकार बहुत छोटा होता है नीचे वाले तत्वों की तुलना से। अगला उच्च विद्युत ऋणात्मकता, मतलब जो ये तुम्हारा ये तत्व है यौगिक जो तुम बनाए हो, इसमें एक तत्व ऐसा होना चाहिए जिसकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो नाइट्रोजन का विद्युत ऋणात्मकता उच्च होता है, जबकि अन्य तत्वों में विद्युत ऋणात्मकता होती नहीं है, बहुत कम होती है। तो इसलिए ये तुम्हारा हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाएंगे। क्लियर? आगे पढ़ लेते हैं। नाइट्रोजन एक उच्च विद्युत ऋणी तत्व है, देखो यहाँ पे है कि नहीं? फिर लिखा हुआ है तथा इसके हाइड्राइड का आकार भी बहुत छोटा है। इसका हाइड्राइड जो है इसका आकार बहुत छोटा होता है, जिस कारण केवल अमोनिया NH3 ही हाइड्रोजन बंध बनाता है। यह एक अति मजबूत बंध है। हाइड्रोजन बंध अणुओं के बीच बनता है। ये अणु के बीच बनता है। बाकी के जितने हाइड्राइड हैं वो हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं। आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद है। ठीक है, इसको नोट कर लो। देखो बच्चों, अब जो हमें देखना है, जो हाइड्राइड का दो गुण और बचे हैं। हाइड्रोजन बंध हम पढ़ चुके हैं। हाइड्रोजन बंध में केवल और केवल अमोनिया हाइड्रोजन बंध बनाता है, बाकी के कोई तत्व हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते। बाकी अब ये जो बचे हैं ये तत्व कौन सा बंध बनाते हैं हम पहले ये जानेंगे, फिर उसके बाद हम क्वथनांक और गलनांक को जानेंगे। ठीक है, तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि बाकी के जो तत्व हैं ये कौन सा बंध बनाते हैं। तो देखो बच्चों, जैसे यहाँ पे इसको तो छोड़ देंगे हम अमोनिया को, क्योंकि हमें पता चल गया अमोनिया के अणुओं के बीच कौन बंध बनता है? हाइड्रोजन बंध। कौन सा बंध बनता है? हाइड्रोजन बंध। बाकी जो तत्व जैसे फास्फीन, मान लेते हैं कि ये फास्फीन का अणु है, एक ये है, एक ये है, एक ये, बहुत सारे जहाँ पे फास्फीन रखी होगी। तो इसका सूत्र तो आप जानते हो, PH3 ये सूत्र होगा ना सभी का, PH3 इस तरीके से होंगे कि नहीं? तो फास्फीन जैसी जितनी भी अब बाकी चीज़ें हैं, ये हाइड्राइड PH3, जितने भी हाइड्राइड, फास्फीन से लेकर के जितने भी हाइड्राइड हैं, समझना ध्यान से, कि जितने हाइड्राइड हैं उनके अणुओं के बीच कौन सा बंध बनता है इसको हम जान लेते हैं। देखो इधर, तो इनके अणुओं के बीच जो बंध बनेगा, इनके बीच भी एक बंध बनता है बच्चों, और ये बंध बड़ा कमज़ोर होता है। ये बंध बड़ा कमज़ोर होता है। ठीक है,
क्या बताया बच्चों हमने कि जितने ये बाकी के सभी तत्व आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके हाइड्राइड जो है इनके बीच भी परमाणुओं के बीच अणुओं के बीच भी एक बंध लगता है, जिसको हम कहते हैं दुर्बल वान डेर वाल बल। क्या कहते हैं इसे? दुर्बल वान डेर वाल बल। ध्यान से समझना बच्चों, इस बल को याद रखोगे। क्या बताया? और ये बल आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया है ना, लेकिन यहाँ पे भी आपको समझना है। इस बल का क्या नाम है? दुर्बल वान डेर वाल बल। तो ऊपर वाला जो आपका तत्व मतलब अमोनिया है, उसको छोड़ करके सभी जितने ये आपके हाइड्राइड हैं, सबके अणुओं के बीच कौन सा बल लगेगा? दुर्बल वान डेर वाल बल। और इसका नाम है दुर्बल है, तो मतलब ये बल बड़ा कमजोर होता है और बड़ी आसानी से तुम इसको तोड़ सकते हो। समझ पा रहे हो कि नहीं? लेकिन एक बात आपको ये समझना है, देखो एक बात यहाँ पे आपको समझना है कि दुर्बल वान डेर वाल बल, ध्यान से समझना, दुर्बल वान डेर वाल बल ये कैसे ताकतवर होता जाता है, समझना ध्यान से। तो जैसे मान लेते हैं एक ये अणु है और एक ये अणु है, समझना ध्यान से, समझते रहना। फिर एक अणु ये है, फिर एक अणु ये है, फिर देखो एक अणु ये इतना बड़ा हो गया, एक अणु इतना बड़ा हो गया। देखो तीनों, इन तीनों कंडीशनों में आपको समझना क्या है, इनके बीच भी वान डेर वाल बल भी लग रहा है, इनके बीच भी वान डेर वाल बल लग रहा है, इनके बीच भी वान डेर वाल बल लग रहा है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि सभी के बीच, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तीनों जो आपके अणु दिखाई दे रहे हैं, तीनों में वान डेर वाल बल लगा है, लेकिन सबसे ताकतवर वान डेर वाल बल कौन सा होगा? तो सबसे ताकतवर बल वो होगा जिसके अणुओं का साइज बड़ा होगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी वान डेर वाल बल कैसे बढ़ता है? तो जैसे जैसे अणुओं का साइज बढ़ता है, वान डेर वाल बल भी ताकतवर होता जाता। समझ पाए कि नहीं? तो यहाँ पे वान डेर वाल बल सबसे कमजोर, उससे ज़्यादा यहाँ पे, और उससे ज़्यादा। बात समझ पाए? तो आपसे पूछेगा कि वान डेर वाल बल इनमें से किसमें सबसे ज़्यादा लगता है, तो बता सकते हो? इसमें लगेगा BiH3 में। क्यों? क्योंकि BiH3 का आकार सबसे ज़्यादा होता है, तो इसके अणुओं के बीच वान डेर वाल बल सबसे ज़्यादा होगा। इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अब देखो, वान डेर वाल बल अगर सबसे ज़्यादा ताकतवर इसमें लगेगा, तो इसके बल को तोड़ने में भी ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी कि नहीं? अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे हम क्वथनांक और गलनांक में। किस में यूज़ करेंगे बच्चों? क्वथनांक और गलनांक में। तो इसको बड़े ध्यान से आपको समझना है। देखो क्वथनांक क्या होता है और गलनांक क्या होता है। क्वथनांक को बड़े आसानी से आप जानते हो, जिस तापमान पे कोई द्रव, जैसे द्रव है, मान लो जल है, ये जल है, ऐसा समझना, ये जल के अणु है, ये ऐसे, ठीक, और इनके बीच बंध लगा हुआ है अणुओं के बीच। तो जिस तापमान पे कोई द्रव उसके अणुओं को टूट करके वाष्प में बदल जाए या गैस में बदल जाए, जिस तापमान पे कोई द्रव वाष्प में बदलता है या गैस में बदलता है, उसी तापमान को हम क्या कहते हैं? क्वथनांक। जैसे जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यानी अगर आपको किसी द्रव को गैस में बनाना है, तो उसके बीच जो अणु लगे हैं, अणुओं के बीच जो बल लगा हुआ है, उसी बल को तोड़ना पड़ेगा, तभी तो वो उड़ेगा, वाष्प बनेगा। नहीं समझ पा रहे हो? समझ नहीं पा रहे हो? क्या बताया? जैसे ये मान लेते जल के अणु है, इनके बीच हाइड्रोजन बंध लगा हुआ है। अगर तुम्हें इस जल को वाष्प बनाना है, तो इस अणु को तोड़ो, इसको तोड़ो, इसको तोड़ो। तो तोड़ने के लिए तुम्हें क्या देना पड़ेगा? ऊर्जा। क्या लगानी पड़ेगी? ऊर्जा। और जितनी ज़्यादा ऊर्जा लगाओगे उतनी जल्दी ये टूटेगा। तो जल के इन अणुओं को अगर तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए तुम्हें 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करना पड़ेगा, और इतने टेम्परेचर पर जब गर्म करोगे तभी ये जो इनके बीच बल लगा है, जिसको हाइड्रोजन बंध कहते हैं, तभी टूटेगा। और जब टूटेगा तभी, जैसे टूटने लगा तो इसे ये अणु अलग हुए और उड़ के निकलने लगते हैं, वाष्प बन जाता है। उम्मीद में है आपको समझ में आया होगा जितना हमने बताया, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे समझेंगे बच्चों, आपसे पूछेगा कि जो यहाँ पे क्वथनांक है सबसे ज़्यादा किसका होगा इनमें से। तो इन चारों में पहले तुलना करेंगे, उसको सबसे लास्ट में रखेंगे। सबसे चारों में इनमें तुलना करेंगे, पूछेगा क्वथनांक इनमें से सबसे ज़्यादा किसका होता है। तो अब ये बताओ कि PH3, ASH3, SBH3 और BiH3 में वान डेर वाल बल सबसे ज़्यादा ताकतवर किस में है? BiH3 में। इसी में ताकतवर है कि नहीं? तो इसके वान डेर वाल बल को तोड़ने में ज़्यादा ताप नहीं लगाना पड़ेगा कि नहीं? तो ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा। तो भाई सबसे ज़्यादा क्वथनांक किसका होगा? इसका। अब फिर इसका उससे कम, फिर इसका उससे कम, फिर इसका उससे कम। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो सबसे ज़्यादा क्वथनांक अगर बात करें या सबसे कम क्वथनांक अगर बात करें इनमें से फास्फीन से, तो सबसे कम क्वथनांक होगा फास्फीन का। किसका होगा? और उससे कम किसका होगा? नहीं, उससे ज़्यादा होगा आर्सेनिक का, ASH3 का उससे ज़्यादा। और उससे ज़्यादा होगा किसका? SBH3 का। उससे ज़्यादा किसका होगा?
BiH3, तो ऐसा होना चाहिए। तो बिल्कुल यही आंकड़ा आप देखोगे, ये सारणी हमने ऊपर बनाई है, इसमें देखो, तो देखो यहाँ पे pH, पहले इसको नहीं देखोगे, इसको देखोगे, pH3 का कितना है 185.5 केल्विन तापमान, ठीक। आगे चलोगे ज़्यादा होना चाहिए कि नहीं, देखो तापमान बढ़ गया, अगला चलोगे और ज़्यादा होना चाहिए, तापमान बढ़ गया, आगे चलोगे और ज़्यादा होना चाहिए, तापमान बढ़ गया। तो यहाँ से यहाँ तक जैसे ही जा रहे हो तो क्वथनांक बढ़ रहा है, लेकिन 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 यहाँ पे एक फंस गया आगे वाला, ये कौन सा है NH3, इसका जो इसका आप देख रहे हो ना, इससे भी ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा है। तो ये क्या है, वो इसलिए क्योंकि इसके अणुओं के बीच कौन बल लगा है, हाइड्रोजन बल। अब हाइड्रोजन बल को तोड़ने में ही बहुत ताकत लगानी पड़ती है, इसीलिए सबसे मास्टर तो यही है, इसको तोड़ने में, इसके बलों को तोड़ने में ज़्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी, इसीलिए अमोनिया का जो क्वथनांक है इसके आगे के सदस्यों से ज़्यादा है। समझ पा रहे हो, उम्मीद है ये समझ में आया होगा। यही बात गलनांक में होती है। गलनांक क्या होता है, वह तापमान जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में बदल जाए, जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में बदल जाए उसे हम क्या कहते हैं, गलनांक। जैसे बर्फ़ का गलनांक कितना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, समझ पाए कि नहीं। तो उसमें भी बंध तोड़ना होता है, समझ पा रहे हो ना। तो उसमें भी जब बंध तोड़ेंगे तब उसमें भी आप देखोगे क्या, कि अब मान लेते हैं यहाँ पे देखोगे सबसे पहले pH3 है, फिर ASH3 है, फिर SbH3 है, फिर BiH3 है। तो किसका बंध भाई तोड़ करके तोड़ने में ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा, तो इसका BiH3 का, इसका तोड़ने में ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा कि नहीं। तो सबसे कम इसका होना चाहिए गलनांक, फिर उससे कम इसका, उससे ज़्यादा इसका, फिर उससे ज़्यादा इसका, फिर उससे ज़्यादा उसका, ऐसा होना चाहिए कि नहीं। तो देखो यही कंडीशन इसमें भी है, गलनांक इसका इतना है, इसका फिर ज़्यादा इसका है, फिर इससे ज़्यादा इसका है। समझ पा रहे हो कि नहीं, इसका डैश लगा दिया, इसका NCERT में नहीं दिया, इससे ज़्यादा होगा, ठीक। और जबकि इसमें देखो इसका तो सबसे ज़्यादा है, इसका कहा ज़्यादा है क्योंकि ये तो अलग है ना, उसमें बंद ही अलग है। कौन सा बंद है, हाइड्रोजन बंद। तो बस क्वेश्चन यहीं पे यहाँ से आ सकता है कि अमोनिया जो होता है, अमोनिया का क्वथनांक और गलनांक उसके अन्य हाइड्राइडों से ज़्यादा होता है। क्यों, सबसे ज़्यादा क्योंकि उसमें कौन सा बंध होता है, हाइड्रोजन। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। हाइड्राइड के जितने भी गुण हैं हमने समझा दिया आपको, तापीय स्थायित्व, अपचायक समर्थ, क्षारीय गुण, हाइड्रोजन बंध, क्वथनांक, गलनांक, सारा चीज़ आपको समझा दिया है। आप इसको नोट्स बना करके बढ़िया सा रिवीजन करो, ठीक, नोट कर लो।